आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो क्या आवाज़ आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है यहाँ पे? मैं थोड़ा सा साइड में रहता हूँ और एक बार आप लोगों के कमेंट देखने पड़ेंगे, मुझे पता नहीं चल पाएगा। हम्म। साउंड भी क्लियर है, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है सर। कीप इट अप। ओके। तो लास्ट क्लास जहाँ तक हम थे लास्ट क्लास जो हमारी थी उसके अंदर हमने बात की थी कि सीरीज ऑर्डर के अंदर क्या होगा। जहाँ पर हमने बात किया था कि अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस, जितने प्रतिरोध है वो सारे अगर श्रेणी क्रम में है तो उनका तुल्यांक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, और अगर वो सारे के सारे प्रतिरोध तुम्हारे समानांतर क्रम में तो उनका तुल्यांक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो जो हमारे जितने भी प्रतिरोध है अगर हम उनके श्रेणी क्रम में देखें तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो उनका तुल्यांक प्रतिरोध है वो निकालने का तरीका क्या होता है सर। जैसे आपकी ये श्रेणी क्रम के अंदर लगे हुए हैं सर, तो इनका तुल्यांक प्रतिरोध निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि इन सब के प्रतिरोध को आप सीधा सीधा बीजगणितीय सम कर दीजिए। इन सब का बीजगणितीय योगफल ही आपका इनका तुल्यांक प्रतिरोध का मान होगा। जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी होंगे सबका जो आप योगफल करेंगे तो आपका इन सब का मान होगा। तो हमने देखा था कि, और हमने इसका जो है प्रूव भी किया था, इसका हमने सिद्ध किया है कि कैसे इसका आंसर आता है ना। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास समानांतर क्रम में हुआ तो क्या इसका मान होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुछ सवाल लाना चाहता हूँ कि हम सवाल भी यूज में लेते रहें, कि जैसे जो पढ़ रहे हैं उसके सवाल बीच में काम में लेते रहें। अब ये भी अगर आप, जैसे अगर आप में से कुछ लोगों को चाहिए होता है तो आप लोग इसे बोल दिया करें कि सामने आके कि हाँ सर, जो हम चल रहा है उसके अंदर उसके कुछ सवाल ले लीजिएगा सर, क्योंकि थ्योरी का देख लिया हमने, थ्योरी के बाद अब इसके कुछ प्रश्नों से समझ में आएगा। तो कुछ प्रश्नोत्तर हम लेके आ सकते हैं, प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। वो तो बस कह रहा हूँ ना कि जैसे जैसे आप बोलेंगे उस हिसाब से याद आता रहेगा और उस हिसाब से हम सामने में लेते रहता हूँ। पर ठीक है, अभी के लिए मैं इतना बोल देता हूँ कि अब जो अगला अपन लेके आएंगे उस टाइम में कुछ सवाल लेके आएंगे। अब तक जो पढ़ा अपन ने इन सारे शेर क्रम जो है, वैसे भी आपको बता दूँ मैं, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर हमारे पास सिंपल सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। क्योंकि अब तक सारे के सारे हमने जितनी बड़ी शब्दावलियाँ पढ़ी है, हमने प्रतियोगिता पढ़ी है, हमने धारा का क्या बोलते हैं देखा है, उसकी विमा देखी, उसका मात्रक देखा, चालकत्व क्या होता है, विशेष चालकता क्या होती है, इस विशेष प्रतियोगिता क्या होती है, सारी चीज़ें हमने ये देखी है। तो इन सब चीज़ों को हमने जाना था अब तक तो। और आपको पता है कि उन सबको जानने के बाद फिर जो हमने उसका इक्विवेलेंट आंसर निकाला था वो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे के सारे जो प्रतिरोध है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में ही हो। मैंने कहा था कुछ मिश्रित क्रम भी होता है, श्रेणी क्रम में हो सकते हैं, समानांतर क्रम में हो सकते हैं और मिश्रित क्रम भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कुछ उदाहरण लेके कि आपके पास सीधा एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद इस तरह से आ रहे हैं तो सब श्रेणी क्रम में है। कि जैसे मैंने कहा था कि जो मेरा हाथ है, इसका जो मेरा ये बायां हाथ है उसके दूसरे वाले के दायां हाथ के हाथ मिला हुआ हो, उसका बायां हाथ उससे दूसरे वाले के दायां हाथ के हाथ मिला हो, तो ऐसे हम जो लोग कनेक्टेड हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, वो सब श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर हमारे हाथ जो है आपस में इस तरह से बंधे हुए हैं और एक के बाद हम इससे सामने खड़े हैं तो ये सब समानांतर क्रम है। ये सब क्या है? समानांतर क्रम है। तो बस श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के अंदर जो अंतर है वो हमने देखा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, मैंने आपको बताया था मन में एक जो सवाल उठता है, सवाल क्या होता है? प्रश्न। क्या प्रतिरोध सिर्फ श्रेणी क्रम अथवा समानांतर क्रम में ही संयोजित होते हैं, अथवा समानांतर क्रम में ही संयोजित होते हैं? तो ये मन में एक सवाल उठता है कि सर क्या जितने भी हमारे पास है वो सब श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में ही होंगे क्या? तो ऐसा है नहीं। मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही?
मुझे आवाज़ आ रही है? आप चेक करिए, आवाज़ आ रही है मेरे को? आवाज़ क्लियर है क्या? ये सर आ रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि क्या प्रतिरोध सिर्फ श्रेणी क्रम अथवा समानांतर क्रम में ही संयोजित होते हैं? तो इसका उत्तर है सर नहीं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, समानांतर क्रम अथवा मिश्रित क्रम में संयोजित होते हैं, संयोजित होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था तुम्हें कि प्रतिरोधों का संयोजन इस तरह से लगा हुआ है, तो ये आपके लिए श्रेणी क्रम हुआ, R1 R2 R3 Rn इस तरह से लगा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम है। लेकिन अगर हमने इसको एक के बाद एक लगा रखा है, हमने अगर इस तरह से लगा रखा है सर, तो ये आपका समानांतर क्रम है। ये समानांतर क्रम है। ये आपका क्या था सर यहाँ पे? श्रेणी क्रम। ये क्या है सर आपका? समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम एंड समानांतर क्रम। अगर ऐसे ही मैं कुछ रैंडम ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रतिरोध इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरह से एक जाल सा बिछा है, तो देखो R1 R2 R3, अगर मैं बात करूँ R1 R2 R3, ये R4 R5 R6 R7 R8। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो R1 R2 R3 ये अपने आप में ना तो श्रेणी क्रम है ना समानांतर क्रम है, ये मिश्रित क्रम है, मिश्रित है। श्रेणी क्रम भी नहीं बोल सकते, समानांतर क्रम भी नहीं बोल सकते। श्रेणी क्रम के अंदर मैंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपके पास जो तत्व है, कोई भी एलिमेंट आपके पास, उसके अंदर उसका दूसरा सिरा किसी दूसरे एलिमेंट के पहले सिरे से मिलाओ, और दूसरे एलिमेंट का दूसरा सिरा तीसरे एलिमेंट के पहले सिरे से मिलाओ, तीसरे एलिमेंट का दूसरा सिरा चौथे एलिमेंट के पहले सिरे से मिलाओ। इस तरह से जो ये आपके बना होता है क्रम, उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है ना? इसके अंदर आपके लिए ये श्रेणी क्रम में होता है। लेकिन जबकि आपको समानांतर समानांतर क्रम है, उसमें बोलता हूँ कि इसके जो दोनों सिरे हैं सबके आपस में से मिले हो। आपको और अंदर की बात बताई थी मैंने, समझाने के लिए, समझने के लिए बताई थी बहुत अच्छे से, कि अगर आपके इन प्रतिरोधों के संयोजन में एक ही धारा बहती है तो समझ जाना ये सारे प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है। अगर इन सारे प्रतिरोधों के अंदर अगर आपकी धारा का मान समान रहता है, एक समान, तो समझ जाना कि वो सब किस में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। जबकि प्रतिरोधों के ऊपर सब पे एक ही विभव रहता है, एक ही विभवांतर, यहाँ पे भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट प्लस माइनस सब पे समान है ना, तो उसको मतलब समझाना कि सब समानांतर क्रम में है। ये सब किस में है? समानांतर क्रम में है। ठीक है ना? तो ये सब समानांतर क्रम के उदाहरण हो गए, ये श्रेणी क्रम के उदाहरण हो गए, और ये मिश्रित क्रम है। हालांकि कभी अगर इसका भी हमको निकालना पड़ जाए कि सर इसके अंदर अगर आपसे पूछ लेता कि तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा, तो हम पहले देखेंगे कि R3 R4 R5 ये तीनों के तीनों आपस में श्रेणी क्रम में है। फिर इनका तुल्यांक निकालने के बाद जो तुल्यांक आएगा वो उस R2 के साथ समानांतर क्रम में है, वो R2 के साथ समानांतर क्रम में होगा। फिर उनका जो तुल्यांक बनेगा वो R1 और इनका तुल्यांक और R6 इन तीनों के साथ से आपके श्रेणी क्रम में होगा। फिर इनका जो तुल्यांक बनेगा वो R7 के साथ समानांतर क्रम में होगा। फिर वो जो उसका तुल्यांक बनेगा वो R8 के साथ वापस श्रेणी क्रम में होगा, और ऐसे करते हुए आप सबका तुल्यांक निकाल लेंगे। तो ऐसे हम एक एक करके भी सीरीज और मतलब का जो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम को साथ में चलते हुए हम तुल्यांक निकाल सकते हैं।
तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये हमें खुद पता चल गया। पर फिलहाल के लिए तो हमने श्रेणी क्रम को दिखाया। समानांतर क्रम के अंदर बताइए सर कि समानांतर क्रम के अंदर आपका जो तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में हम देख चुके हैं कि सर श्रेणी क्रम में तो ये होता है, बहुत अच्छी बात है, और हमने सारे के सारे पॉइंट भी देखे थे यहाँ पर। इसमें सबसे जो काम का पॉइंट देखा था हमने, वो ये देखा था कि सर सारे के सारे प्रतिरोध जो हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, अगर वो एक समान हो जाए, आर 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 आर, तो इनका जो तुल्यांक मान होगा वो कितना होगा, एन इंटू आर। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 ओम 5 ओम 5 ओम के जो प्रतिरोध है वो 3 लगे हुए हैं ऐसे, तो उनका तुल्यांक कितना होगा सर, 3 इंटू 5 एन इंटू आर। एन अगर लगे हुए हैं तो एन इंटू आर। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आप इतना क्या टाइम ले रहे हो। लेकिन अभी बता रहा हूँ समानांतर के अंदर ये और काम आएगा। अगर वहाँ पे हम देखेंगे कि आर 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 लगे हुए हैं तो उनका तुल्यांक आएगा आर बाई एन। वो भी देखते हैं कैसे आता है, पर फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ गई। तो देखिए अब समानांतर क्रम को हम जानने वाले हैं। समानांतर क्रम में क्या होता है सर, यहाँ पे माना समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 है। इस तरह से R1 R2 R3 है, ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, आपकी एक बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। इन सब में धारा बह रही है I1 I2 I3। यहाँ पर देखिए जो धारा है I1 I2 और I3 धारा बह रही है। अगर ऐसा है तो हम देख सकते हैं कि सर इन सब के अंदर अगर धारा इस तरह से बढ़ रही है तो ये सब के सब परमाणु आपके पास जो है इन सब पे विभव सेम होगा। इन सब पे विभव सेम होगा, इनमें बस धारा अलग अलग हो सकती है पर विभव सेम होगा। प्रतिरोध अलग अलग है तो फिर धारा अलग अलग होगी। क्यों सर, वही ओम का नियम काम में आता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे I1 का मान कितना होगा, तो सर ये जो विभवांतर आपने लगाया है सबके सामने, वो ये V इसके ऊपर भी है, ये V इसके ऊपर भी है, ये V इसके ऊपर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो धारा है सर वो V/R1 होगी। आपको ये अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, समझ में आया होना चाहिए कि V=IR होता है तो I=V/R भी होता है। अगर ऐसा है तो सर I1 का मान होगा V/R1, I2 का मान होगा सर V/R2, I3 का मान होगा सर V/R3, V/R3। तो इस तरह से तीनों धाराओं का मान आ गया सर V/R1, V/R2 और V/R3। ये तीनों धाराएं हो गई। तो जो कुल धारा हो गई वो आपको पता है कि सर इन तीनों का योग होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर तुल्यांक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, जिसका डेरिवेशन हम आगे कर रहे हैं, मैं खुद ही कर देता हूँ। तो सर देखिएगा यहाँ से जो कुल धारा निकली है वो I निकली है। क्या निकली है, I। तो हम जानते हैं कि अगर हमें ये इतने प्रतिरोधों का तुल्यांक निकालना है, अगर आपको इनका प्रतिरोधों का तुल्यांक निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि एक अकेला R इक्विवेलेंट तुल्यांक प्रतिरोध लगा दो और उसके लिए V विभवांतर यहाँ पे लगा दो, और अब आप यहाँ पे मान निकालो तो आपको मान समान मिलेगा। अब वो जो मान है वो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ से धारा I जा रही है तो I धारा होती है सर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है सर, I का मान होगा सर V/R इक्विवेलेंट। आप यहाँ से जो धारा I ले रहे हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए सर, यहाँ से जो धारा I जा रही है वो इन सबका जो तुल्यांक है तो मैं बोल सकता हूँ V/R इक्विवेलेंट I होता है। क्यों सर, हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है हमें, ये क्या कहता है सर, वो कि सर विभवांतर V होता है I इंटू आर इक्विवेलेंट। विभवांतर V होता है I इंटू आर इक्विवेलेंट। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ये हो चुका है सर, ये हो चुका है V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्लस इन सबका सम जो होगा, इनका योगफल होगा, वो आपका तुल्यांक धारा के बराबर होगा, I इक्विवेलेंट के बराबर होगा। जो टोटल धारा है I V/R इक्विवेलेंट ऐसे ही इन सब के बराबर होगा। अब सर इसके अंदर हमको पता है कि जो विभवांतर V है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका मतलब तुल्यांक प्रतिरोध का मान आ गया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तुल्यांक प्रतिरोध का मान कितना है सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है तुल्यांक प्रतिरोध का मान, ये है तुल्यांक प्रतिरोध का मान। अगर आपके पास ऐसे n तक जा रहे हो आते हो
एन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में तुल्यांक प्रतिरोध होगा। तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn, अप टू 1/Rn। तो ये सब इनका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसलिए। अब कुछ विशिष्ट बातें इस फॉर्मूले को तो हम याद रखेंगे समानांतर क्रम के अंदर। अब कुछ विशिष्ट बातें, क्या? फर्स्ट, यदि n इक्वल टू 2 है तो समानांतर क्रम में तुल्यांक प्रतिरोध का मान होगा R1 R2 upon R1 plus R2, R1 R2 upon R1 plus R2। सिंपल, यहाँ पर दो ही है, R1 R2 ही है, तो आप बोल सकते हो R1 R2 upon R1 plus R2। आप जो बोलते हो ना ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये ज़्यादा आसान है। इससे जो हमारी गणना है वो थोड़ी तीव्र गति से होती है, थोड़ा फास्ट होती है। हम बोल देंगे R1 R2 अपन R1 प्लस R2। अगर वो मुझसे बोले 4 ओम और 6 ओम का अगर पैरेलल लगा रखा है, जैसे कि हम बोलते हैं उदाहरण 4 ओम और 6 ओम का तुल्यांक कितना होगा। और ये बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूँ मैं, वरना बहुत सिंपल है, सब आप जानते हैं। तो सर बस ये फॉर्मूला लगाना है, 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 यानी 2.4 ओम। कितना आ रहा है सर? 2.4 ओम, 2.4 ओम, 2.4 ओम। 24/10, 24/10। ठीक है, तो सर समझ में आ गए, तो सिंपल सी बात है। ओके, सेकेंड यहाँ पे सर कि यदि R1 R2 R3 Rn सब एक समान मान रखते हो अपना R, तो तुल्यांक प्रतिरोध का मान होगा R/N होगा, R/N। तुल्यांक प्रतिरोध का क्या मान होगा? R/N। अगर एक समान है सब, R1 R2 R3 सबका मान R है, तो आपका जो तुल्यांक प्रतिरोध का मान होगा वो R/N होगा। क्लियर? ठीक है सर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सब 4 ओम के हैं, तो अगर हमसे बोले कि 3 प्रतिरोध लगा के 4 ओम 4 ओम, तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा? तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलना 4/3। 4/3 इज द राइट आंसर, 4/3 इज द राइट आंसर। ठीक है सर। अच्छा, अब कभी कभार एक सवाल और आता है, क्या आता है सर? अगर 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ओके, और उनका मान है 12 ओम
12 ओम, ये लगा रखे हैं 12 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 2 ओम। तो आपसे पूछ ले कि आर ए बी का मान कितना आएगा, आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। क्या सर? 10 ओम, ऑप्शन बी 2.4 ओम, ऑप्शन सी 4.8 ओम एंड ऑप्शन डी 5.6 ओम। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए ऐसे सवाल को आपको कैसे सोल्व करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कि कौन कौन किस तरह से है। तो देखिए सर 12 और 12 समानांतर के अंदर है, इधर 6 और 3, 6 और 9 समानांतर में है, और 2 ओम्स के जो है श्रेणी क्रम में है। तो सर हम बोल सकते हैं कि सर 12 ओम हो गया। तो पहले तो आप 12 और 12 का जो है तुल्यांक मान निकाल दीजिए। आपको पता है जब दो प्रतिरोध आपके समानांतर क्रम में है और दोनों का मान समान है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो तुल्यांक होगा वो 12/2 होगा, यानी कि 6 ओम होगा सर। तो ये बहुत आसान हो गया सर कि अगर 12/12 सामने है तो इसका तुल्यांक होगा 6 ओम। अच्छा, अब 6 और 9 अगर आपके समानांतर क्रम में है तो इनका तुल्यांक कितना होगा? तो सर इसका तुल्यांक होगा, आपको पता है 6 और 9 है तो सॉरी 6 और 3 रख लीजिए, मैं जो चाह रहा था मन में वो 6 और 3 ओम था। तो 6 और 3 ओम है, 6 और 3 ओम के अंदर क्या होगा, ताकि जो हमारा जो गणना है वो थोड़ी आसान हो। तो सर 6 और 3 का क्या होगा तो वो होगा सर 6 और 3 का जो समानांतर क्रम में इसका मान होगा वो होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 6 × 3 अपॉन 6 + 3। तो सर यहाँ पे आ रहा है 18/9 यानी कि 2 ओम। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ये आएगा 2 ओम। ये कितना आ गया सर 6 और 3 का 2 ओम, और फिर 2 ओम आपका श्रेणी क्रम में वो लगा हुआ है, तो ये भी 2 ओम लगा हुआ है। इसलिए 6 और 4 का जो है समानांतर क्रम वो ये लिखा हुआ है। तो कितना आया? 2.4 ओम, यानी कि आंसर क्या आएगा सर? आंसर बी है, आंसर बी है। अच्छा एक और चीज़ है, ये तो मैंने आपको पूरा सीधा सा सोल्व किया बहुत सिंपल तरीके से। ये सब बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान तरीके से होते हैं। मैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, जो आप सिंपल से अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे भी अगर आते हैं आपके, तो बहुत फास्ट फास्ट करना होता है अपने को क्यूट के एग्जाम के अंदर। ये कैसे हम कर रहे हैं, जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 12 और 12 समानांतर में थे तो 6 ओम हो गया उसका, 6 और 3 का जो पैरेलल है उसके लिए आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का मान एक समान तो है नहीं जो मैं आधा कर दूँ। तो यहाँ पे जो भी है सर इस तरह से मैं निकाला और इससे आंसर 2 ओम आया। तो सर तो 12 और 12 को भी निकाल दूँ इस फॉर्मूले से, निकाल दो यार, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 6 ओम आ गया, यहाँ पे इन दोनों का 2 ओम आ गया, और यहाँ पे जो श्रेणी क्रम है उसमें 2 ओम लगा हुआ है। तो अब जब देखा तो टोटल यहाँ पे आया है सर 4 ओम, और उधर जो समानांतर में 6 ओम था, 6 और 4 का जब मैंने इसका निकाला तुल्यांक तो वो आया सर मेरे पास 2.4 ओम, 2.4 ओम। कितना आया सर मान? 2.4 ओम। तो बस ये 2.4 ओम जो है तुम्हारा तुल्यांक प्रतिरोध का मान है 2.4 ओम। नाउ अब अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पर 6 और 4 जब आपके पास आया और ये 2 लगा दिया, तो लास्ट में 6 और 4 जब बचा आपके पास, तो 6 और 4 का तुल्यांक मुझे निकालने का मन नहीं था, कौन इसको निकाले, तब भी आप फास्ट कर सकते थे। याद रखना दोस्तों कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनमें जो उनका तुल्यांक मान होता है वो जो सबसे बड़ा मान है प्रतिरोध का उससे भी ज़्यादा आता है। श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनका जो तुल्यांक मान है वो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी ज़्यादा मान आता है। जबकि समानांतर क्रम के अंदर जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनमें जो तुल्यांक मान है वो जो वहाँ पे सबसे छोटा मान है उससे भी कम आता है। जो सबसे छोटा मान है, सबसे छोटी वैल्यू है, उससे भी कम आता है। यानी कि देखना 6 और 4 का जब आप समानांतर क्रम में वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो मान आएगा वो 6 से भी कम होगा और 4 से भी कम होगा। 6 और 4 से कम वाला एक ही ऑप्शन है बॉम्बे, उसको टिक कर देना, बी।
बी जो है उसको टिक कर देना। आपको बता दूं मैं कि ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये बहुत जगह काम में आती है एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए काम में आती है एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि वहाँ पर बहुत सी बार सवाल करने का इतना टाइम नहीं होता। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें कि जिनका भी आपको समानांतर क्रम में उसका मान पूछा है तो उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम आना चाहिए। जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी कम आंसर जो आपको आएगा वो टिक होगा, तो उसको टिक कर दिया आपने। मतलब कभी बार आता है कि देखो 6, 4, 8 का जो है तुल्यांक निकालो समानांतर क्रम के अंदर, तो आपको पता है कि एक तो ऑप्शन होगा का सीरीज का जो योगफल, यानी कि 6 + 4 + 8 का जो होगा वो आप देख लेना। उसके बाद वो तो आपको आंसर देना नहीं क्योंकि श्रेणी क्रम का आंसर है। दूसरा फिर जो भी उनके आसपास के आंसर उनमें देखना 4 ओम से कम एक ही आंसर होगा, उसको टिक कर देना। क्योंकि 6, 4, 8 इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 4। तो आपका जो तुल्यांक आएगा वो 4 से भी कम आएगा, ये पक्का है। जो तुल्यांक मान आएगा वो 4 से भी कम आएगा, ये पक्का है। और बस वही टिक करना है आपको, तो वही आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? ठीक है सर, तो ये कहानी यहाँ पे क्लियर हुई। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो जो मैंने सिखाया आपको। महत्वपूर्ण बिंदु, क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन का, प्रतिरोध के संयोजन का तुल्यांक मान, तुल्यांक मान अगर हम बात करें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन का तुल्यांक मान किसी भी अकेले प्रतिरोध के मान से, अकेले प्रतिरोध के मान से ज़्यादा होता है, प्रतिरोध के मान से ज़्यादा आता है, मान से ज़्यादा आता है। सर आएगा ही वो तो, यानी कि आप क्या करते हैं आर इक्विवेलेंट का मान हमेशा तुम्हारे पास R1 या R2 या R3 या जितने भी आर में से सबके से ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में प्रतिरोध का तुल्यांक मान, प्रतिरोध का तुल्यांक मान प्रतिरोध का तुल्यांक मान किसी भी अकेले प्रतिरोध के मान से, किसी भी अकेले प्रतिरोध के मान से कम आता है। यानी जो आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 या फिर R2 या फिर जितने भी तुम्हारे समानांतर क्रम लिखे हुए हैं उनसे कम आएगा। और ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प कर सकती है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। काफ़ी मददगार ट्रिक है ये, तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, काफ़ी मददगार ट्रिक है। मैंने कहा ना जब सवाल आएगा वहाँ पर आपको जब आंसर निकालना होगा तो आप बहुत फास्ट तरीके से टिक कर पाएंगे अगर आप देख लेंगे कि हाँ भाई ये सब चीज़ इस तरह से काम करती है। ओके सर, ये ट्रिक बताओगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस यानी कुल मिला के सर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम की कहानी हमने जान ली। तो अब यहाँ पे जो मैंने डेरिवेशन करके है उसको मैंने पहले लिखवा दिया, तो इन सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं इनको उठाता हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो ये टाइप करा के लेके आए हम कि यहाँ सर ये समानांतर क्रम के अंदर हमने इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको पता है कि ये आपका वो रिजल्ट होता है जो आर इक्विवेलेंट होता है इन सबका, समानांतर क्रम का जो होता है उनके व्युत्क्रम का योगफल होता है। जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनके व्युत्क्रम करके उनका योगफल के बराबर होता है आपका तुल्यांक प्रतिरोध का मान। ठीक है सर, अब आते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो सर श्रेणी क्रम हो चुका है, समानांतर क्रम हो चुका है। अब यहाँ पर जो मिश्रित क्रम होते हैं उनके मान निकालने की जरूरत नहीं है, अभी उनको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। मिश्रित क्रम किसी भी तरीके से हो सकते हैं पर उनमें से भी कुछ कुछ फेमस होते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे प्रसिद्ध होते हैं। जैसे कि उनमें से अगर आप देखें तो पहला तरीका होता है उसके अंदर व्हिटस्टोन ब्रिज, जो कि हम आगे बढ़ेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज होता है। दूसरा होता है वहाँ पर डेल्टा स्टार की एक टेक्निक होती है। ये सब जेई के अंदर काम में आते हैं। अगर जेई की तैयारी करवा रहा होता
तो मैं आपको ये सारी ट्रिक समझाता हूँ वहाँ पे। लेकिन अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे तो उसके लिए आप जाने ही नहीं, उसमें आप जाए नहीं तो अच्छा रहेगा। अभी के लिए जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो ध्यान है, वो कॉन्सेप्ट जो है अभी क्यूट और नीट के जैसे एग्जाम के लिए है। तो उसके लिए बहुत बेसिक की थ्योरी कवर होनी चाहिए। 11th-12th अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए हम बिल्कुल इसी लेवल पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सर कि सबसे पहले तो विद्युत सेल क्या होता है। देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं था, बट पहले आइडिया होना चाहिए। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का, उसमें हम हर बार देख रहे हैं कि एक विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं। विद्युत वाहक बल या बैटरी से बोलते हैं। तो बैटरी जनरली होती क्या है, तो यानी कि हम उसको बोलते हैं विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल। क्या होता है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, किसी परिपथ में आवेश या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। जैसे कि ये एक सेल है, आपको पता है हमारे घरों में सबसे सिंपल आसानी से मिल जाता है, एक सेल है। उसके अंदर आप देखना कि इस तरह से कुछ कार्बन की रोड होती है, उनके अंदर जो है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वहाँ विद्युतांक होते हैं, मतलब जो विद्युत अवघट्टे होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि आपको, और ये सब आपने स्पेशली मुझे लगता है कि शायद पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, और या फिर इसको आप आगे और कहीं भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर इसके प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंदर किस तरह से रिएक्शन हो रही है। अलग अलग तरह के कितने प्रकार के प्राथमिक सेल होते हैं, कितने प्रकार के द्वितीयक सेल होते हैं, ये देखते हैं। स्पेशली मेरे को जाना है, अपने 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। तो मैं आपको बता दूँ फिर से कि यहाँ पर जो आपके पास ये सेल है, उस सेल के अंदर जो कुछ भी रासायनिक ऊर्जा हो रही होती हो, उससे को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और उसके बाद जो बाहर प्रतिरोध लगा होता है, जितने प्रतिरोध लगा होते हैं, जो भी आपने सामान लगा रखे होते हैं, प्रतिरोध लगा रखा है, ऐसा संधारित्र लगा रखा है, साथ में मैंने वहाँ पे प्रेरकत्व लगा रखा है, कुंडली लगा की, तो उन सबको अगर आपने इसमें जो भी आपने परिपथ जोड़ रखा है, उन सब में एक फिक्स धारा बहती रहती है। ये सेल हमेशा एक फिक्स धारा बहाता रहेगा हमेशा। तो ये एक निरंतर धारा बहाने वाला एक उपकरण हो गया एक तरह से, जो आपके पास इलेक्ट्रिक सेल होता है। तो यहाँ पे यही बोला इसने कि जो विद्युत सेल है वो विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल क्या होता है सर, विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत होता है, सिंपल सी कहानी। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो विद्युत सेल जनरली दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, प्राथमिक सेल सर वो होते हैं जो जैसे हम घरों पे लगाते हैं ना, घड़ी के अंदर, इस समय इस तरह के सेल जो एक बार यूज में लिए और जब खत्म हो जाते हैं तो उनको फेंकना पड़ता है। जबकि द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, जो रिचार्जेबल होते हैं, जो रिचार्जेबल बैटरी होती है, जो आपके फ़ोन के अंदर भी होती है, सब जो आप इसको चार्ज करते रहते हैं, तो वो जो रिचार्जेबल बैटरी होती है वो तुम्हारे द्वितीयक सेल होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। डेनियल सेल, शुष्क सेल, इनके नाम सुनेंगे आपने। ये डेनियल सेल, शुष्क सेल वगैरह सब आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। सेल के टाइप, प्राथमिक सेल कितने टाइप के होते हैं सारे, तो ये आपने वहाँ पे देखे होंगे, उन सब के बारे में जानकारी ली होगी आपने वहाँ पे। बस यहाँ पे हमको जानना नहीं है, इवन हमारे एनसीईआरटी में है भी नहीं, पर बस हम बता रहे हैं कि जो विद्युत वाहक बल लगा रहे हैं वो किस तरह के होते हैं। ऐसे दूसरा होता है द्वितीयक सेल, जो बैटरी होती है आपके पास, वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जाता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे कि सीसा संचायक सेल होता है आपके पास, जो सीसा संचायक सेल जो होता है आपकी जो ट्रैक्टर के अंदर लगा होता है, वो तुम्हारी जो बैटरी होती है वो तुम्हारे पास क्या होते हैं सर, द्वितीयक सेल होते हैं। अभी जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेज आ रहे हैं वो सबके सब द्वितीयक सेल है। जो आपकी स्कूटी होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो आप लग रही है बैटरी, सब द्वितीयक सेल होते हैं। अलग अलग रेटिंग के हिसाब से अलग अलग तरह के सेल होते हैं वो, और उस हिसाब से वो आपको परफॉर्मेंस देते हैं ना। तो सर ये तो हो गया काम बेसिक की, आपके पास प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की कहानी क्या है। अब आते हैं इसके अंदर सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल पूछते हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर होता है। बड़े ध्यान से, बड़े आसानी समझेंगे, बहुत ध्यान से देखना है इन सब बातों पे। देखिए, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी कि E=W/Q। कहने का मतलब क्या है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो होती है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या होता है विद्युत वाहक बल, देखो इसके नाम में आ रहा है विद्युत वाहक बल, इसको जनरली हम ई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सर, ई से। यहाँ पे जैसे कोई बैटरी लगा रखी है, इस तरह से कोई एक बैटरी बना दिया आपने, इसको ई से लिख दिया आपने। कुछ लोग सिर्फ सिंपल इस एक बैटरी इस तरह से दिखाते हैं, उससे बनाते हैं। कुछ लोग इसे 3-4 श्रेणी का मिला के फिर दिखाते हैं कि ये टोटल इनका मिला के विद्युत वाहक बल ई है। तो ये कहता है, ये कहना चाह रहा है कि एकांक आवेश को जो मैं इस पूरे परिपथ में ऊर्जा सप्लाई कर रहा हूँ, वो ऊर्जा ही मेरे लिए विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि E= जो ऊर्जा है एकांक आवेश का, वो मेरा विद्युत वाहक बल कहलाता है। और यही परिभाषा तो हमारे विभवांतर की भी होती है। विभवांतर में तो ये होता है, यानी कुल मिला के आप बोल सकते हो कि ये विद्युत वाहक बल और कुछ नहीं है, अपने आप में यहाँ का विभवांतर है। इन दोनों वहाँ के जो टर्मिनल्स का विभवांतर है, तो वहाँ पर जो विभवांतर पैदा कर रहा है सर इन दोनों जगह पे, वो आपके लिए विद्युत वाहक बल होता है। कि हाँ इतने, अगर जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो यानी कि वो 10 वोल्ट का विभवांतर पैदा करने की बात कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि एकांक आवेश को जो परिपथ के अंदर देने वाली ऊर्जा, जितनी ऊर्जा दे रहा है, उस ऊर्जा को हम वहाँ का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर में भी उन्होंने यही कहा था कि एकांक आवेश को किसी जो कार्य करने पड़ रहा है बाहर की तरफ से,
एक जो बाह्य कार्य करने के लिए एकांक आवेश में जो बाह्य कार्य करना पड़ रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो बाह्य कार्य करना पड़ा, वो दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर की परिभाषा हो चाहे विद्युत वाहक बल की परिभाषा हो, वो एक समान होती है, इसी तरह से हम उसको देते हैं। ठीक है सर। नाउ यहाँ पे जो W है वो किया गया कार्य है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा है। मात्रक जो है इसका जूल पर कूलम है या वोल्ट है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल है। बहुत से लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि E जो है वो विद्युत वाहक बल अगर है तो इसका जो मात्रक है वो वोल्टता होती है कि मतलब न्यूटन होता है, क्योंकि हमको पता है कि बल का जो मात्रक होता है तो न्यूटन होता है। यहाँ पे नाम क्या काम में लिया आपने, विद्युत वाहक बल। अगर बल बोल रहे हो तो सर न्यूटन होता है क्या, नहीं, नाम में विद्युत वाहक बल है लेकिन ये वास्तव में कोई बल नहीं है, ये है क्या, ये है वोल्टेज डिफरेंस। नाम तो विद्युत वाहक बल है पर मन में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि विद्युत वाहक बल मेनली है क्या, बैटरी, वोल्टेज, बैटरी की वैल्यू है तो वोल्टेज है। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा सर, इसका मात्रक होगा सर वोल्टेज, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। इस बात का ध्यान रखना कि विद्युत वाहक बल होने के बावजूद भी इसका मात्रक न्यूटन में नहीं होता है। ये तो बस ये बोल रहा है कि इसने एक अंदर फोर्स जनरेट किया कि आवेश आपका घूम के आ सके। इसने एक ऐसा बल जनरेट किया, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के उसने एक ऐसा बल जनरेट किया वहाँ पे कि वो उस परिपथ के अंदर वो बल दे रहा है कि वो आवेश वहाँ पे घूम सके, इसलिए इसने नाम दिया विद्युत वाहक बल। तो विद्युत को वाहक करने के लिए एक बल पैदा कर रहा है ये बैटरी। तो ये कितना बल पैदा कर रही है उसका मात्रक देख रहे हैं, तो वो 5 वोल्ट की बल पैदा कर रहा है, 10 वोल्ट का बल पैदा कर रहा है, दिया जा रहा है वोल्ट के अंदर कि 10 वोल्ट का दिया है, 15 वोल्ट का दिया है, 20 वोल्ट का इसने बल पैदा किया है, उसके हिसाब से हम इसको इसका निर्धारण करते हैं। ठीक है सर। जनरली जैसे एक आध आपको एग्जाम्पल दिखा होगा आपने, वैसे सबकी जानने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ का सिलेबस नहीं है, पर आपने को देखा होगा कि विद्युत वाहक बल बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, पर फिलहाल इसको अपन हटा देते हैं क्योंकि ये हम आउट ऑफ द लीक जा रहे हैं। हमारा मेन काम सबको समझ में आ चुका है कि हाँ सर बैटरी क्या होती है, कहानी समझ में आ गई। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है ये समझ में आ गया। बड़े ध्यान सुनना कि एक बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनल के ऊपर जो विभवांतर है वो कितना है सर, 10 वोल्ट का है, क्योंकि इसका नाम 10 वोल्ट की बैटरी है। पर जैसे ही मैं परिपथ में लगा दूंगा, मैं देखता हूँ कि उसके टर्मिनल पे जो वोल्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके टर्मिनल पे वोल्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझ में नहीं आता, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है पर मैं परिपथ में लगाता हूँ और फिर मैं इसकी गणना करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बैटरी वहाँ पे 10 की जगह कम दे रही होती है, 9.8 दे रही होगी, 9.7 दे रही होगी, थोड़ा कम वोल्टेज आ रहा होता है, 10 नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम जानते हैं यहाँ पे। अब उसको हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है सर, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखो इसने बोला कि यहाँ पे दो टर्मिनल है A और B, एक बैटरी है, एक उसका प्रतिरोध भी लगा रखा है अपन ने इसका, और हमने देखा कि यहाँ पे A और B के बीच में जो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। तो हमने देखा कि भाई बाह्य जितना कार्य किया जा रहा है एकांक आवेश के ऊपर, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे का विभवांतर आएगा, ये यहाँ का विभवांतर V आएगा सर, V आएगा सर। तो ये विभवांतर क्या होता है बड़े ध्यान समझो, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखो देखो ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है सर, ये एक बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि 10 वोल्ट की बैटरी को जैसे आप नेटवर्क में लगाते हो इसका वोल्टेज कम हो जाता है। हमने अगर एक वहाँ पे विभव मापी लगाया, पोटेंशियोमीटर लगाया, विभव मापी लगाया, तो हमने चेक किया कि यार इसका जो विभव आ रहा है वो 9.8 आ रहा है या 9.7 आ रहा है। अब ये वोल्टेज कम क्यों हो गया, तो उसका फिर रीजन देखा गया, तो उसका रीजन ये पाया गया कि ये जो बैटरी है उसका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसका हमेशा एक अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। उसका मान कितना है वो हमें नहीं पता होता है, उसका मान कितना होता है हमें नहीं पता होता, वो हर एक बैटरी का अपना अलग बना सकता है। ये आपने उसको किस तरह से बनाया है, किस तरह से आपने उसमें रासायनिक जो है क्रियाएं की, उसके हिसाब से उस पर निर्भर करता है कि उसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। अब आपने वहाँ पर विद्युत वाहक बल पैदा तो कर दिया 10 वोल्ट का, जब कुछ भी नहीं आप धारा बहा रहे हैं तब आप देख सकते हैं विभव मापी से वो 10 वोल्ट का वहाँ पे विभव देखा रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको एक परिपथ में लगाते हैं उसमें धारा बहती है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो टर्मिनल की वोल्टता है, मतलब उसके जो टर्मिनल पे वोल्ट आ रहा है वो अब कम हो गया, 10 की जगह क्या हो गया, अब की बार वो 9.8 हो गया। तो पहले तो बात तो ये टर्मिनल वोल्टता क्या हुई कि हमने देखा कि भाई जो दो टर्मिनल है उनके बीच का विभवांतर, तो जो बैटरी के दो टर्मिनल है उनके बीच का विभवांतर अभी कितना हो गया, 10 से कम हो गया। पहले जब तक परिपथ में नहीं लगाया था, खुली बैटरी थी आपके पास, ये खुली बैटरी थी, इसके यहाँ पे जब मैं चेक करा था किससे, विभव मापी से, तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही दिखा रहा था। ये कितना दिखा रहा था सर, 10 वोल्ट दिखा रहा था। लेकिन जैसे इसके अंदर यहाँ पे परिपथ कोई बनता है, परिपथ कंप्लीट होता है, धारा वारा बहने लगती है, जब इसे इसमें धारा बहती है तब मैं देखता हूँ कि इसके यहाँ का जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट से कम आता है, माना कि 9.8 ऐसा कुछ आ गया, तो इसके जो टर्मिनल की वोल्टता है वो 9.8 समथिंग आ गया। तो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर समझ में आ गया। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, टर्मिनल वोल्टता होती है कि जब ये धारा प्रवाहित करने लग जाता है
उसके बाद उसके टर्मिनल के बीच में विभवांतर कितना पैदा हुआ। तो वो सर बदलता है, हाँ वो 10 नहीं होता, वो 9.8 भी सकता है, 9.7 भी सकता है। और आपके इस परिपथ पर भी निर्भर करता है, परिपथ के अंदर जितनी ज़्यादा धारा बहेगी उतना ही विभवांतर का जो है ड्रॉप थोड़ा कम हो, मतलब थोड़ा इसमें जो यहाँ पे वोल्टेज है वो थोड़ा कम आएगा। मतलब यानी कि अगर यहाँ पे आपकी धारा ज़्यादा बह रही है, प्रतिरोध कम लगा रखा है तो धारा ज़्यादा बह रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है विभवांतर थोड़ा कम आएगा। प्रतिरोध और बढ़ा दो तो धारा कम बहेगी, तो या फिर यहाँ पे विभवांतर जो है थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 9.9 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन कभी 10 नहीं आएगा, धारा बह रही है तो थोड़ा सा तो कम आना पक्का है। तो इसका मतलब ये नहीं विभवांतर भी बदलता रहता है। हाँ, तो अब इसका आंसर क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जब जानने लगते हैं तो इसका कारण सिर्फ हमें एक ही चीज़ से समझ में आता है कि इस बैटरी के अंदर भी इसका एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। इस बैटरी के अंदर इसका एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जो कि एक आर से दिया जा सकता है। आपको लगता है कि सर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी है, पर इसमें इसका एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। इन दोनों को मिला के आप अब तक 10 वोल्ट की बैटरी मान रहे थे, ये आंतरिक प्रतिरोध को आप देख नहीं पा रहे थे, पर ये होता जरूर है इसके अंदर। अब जैसे इसमें धारा बहेगी, इसमें धारा बहेगी तो कुछ जो है विभव इस प्रतिरोध के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, कुछ जो आपका विभव है वो इस प्रतिरोध के ऊपर भी ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके ओवरऑल जो यहाँ पे टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा वो 10 में से कुछ वोल्टेज कम होने के बाद मिलेगा। चाहिए 0.2 वोल्ट गिरे, 0.1 वोल्ट गिरे, 0.3 वोल्ट गिरे, लेकिन इसके पास जो वोल्टेज आएगा थोड़ा 10 से कम आएगा, इसलिए आता है। और ये हर एक बैटरी में होता है, हर एक विद्युत वाहक बल में होता है। उसका खुद का अपना कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही होगा, आप कितना अच्छा बना ले लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसका आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। तो उसका मतलब उसकी जो टर्मिनल पे वोल्टता है वो हमेशा 10 से तो कम आएगा। तो यानी कि जो टर्मिनल वोल्टता है विद्युत वाहक बल में ये अंतर है, टर्मिनल वोल्टता जनरली विद्युत वाहक बल से कम आएगी। टर्मिनल वोल्टता बोलती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब एकांक आवेश को बढ़ाने के लिए जितना हमको ऊर्जा देनी पड़ रही है वो उन दोनों पॉइंट के बीच की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। क्लियर। तो सर ये सारी कहानी हमें क्लियर हो चुकी है, अगर ये क्लियर हो चुकी है तो बस ये कहानी यहाँ पे होती है। तो अब इसको अपन समझने वाले हैं, मैंने आपको एक बार समझा दिया इस तरह से, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और, चलो यहाँ रहने देता हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बताते हैं। तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है वो देखिए, इसने खुद ने बोला एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विभव पतन कहते हैं। ये खुद बोल रहा है कि एक सेल के अंदर अपने आंतरिक परिपथ के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर से भी जो धारा निकलती है, आप एनोड की तरफ से जो धारा निकलेगी तो उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इन दो टर्मिनल के बीच में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। इनके अंदर खुद का कोई एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसका इक्विवेलेंट हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या सर ये आंतरिक प्रतिरोध कहीं देखी हुई चीज़ है, प्रतिरोध को कोई देख सकता है, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बस ये माना जाता है कि अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ पे वोल्टेज कुछ कम होकर आ रहा है इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहा होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध रहा होगा इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को आंतरिक परिपथ में प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम उसका विभव पतन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विभव पतन। ठीक है, ओके सर। तो ये कहानी आपके पास कहलाती है। तो सर ये वी हो गया डब्ल्यू आंतरिक अपॉन क्यू। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो एक सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध होता क्या, जैसे मैंने भी समझाया बस वही सारी कहानी है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने कहा था कि एक सेल के अंदर उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है उसका हमने एक तुल्यांक प्रतिरोध मान लिया जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। वो वास्तव में कोई रियल चीज़ नहीं होती है, पर हम देख रहे हैं कि उनके बीच में जो केमिकल ऊर्जा बहती है उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो विभव का पतन होता है। तो जो हमने ये विभव पतन देखा था, ये विभव पतन होने की वजह से हमने बोलते हैं कि अब इसको हम कागज़ पेन पे कैसे समझाएं कि विभव का पतन कैसे हो रहा है। तो हमने मान लिया कि हर एक बैटरी का अपना कोई एक आंतरिक प्रतिरोध होता होगा जो धारा बहने की वजह से उसके ऊपर वहीं पे जो है ड्रॉप कर देता होगा। कितना ड्रॉप होता है, I/R, ओम के नियम से। वो आगे देखेंगे कि इसे प्लस माइनस I/R जोड़ेंगे कि घटाएंगे कैसे करेंगे, ये सारे साइन वाइन अपन देखेंगे किरचॉफ के नियम के अंदर। पर अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट की बैटरी थी तो भी धारा बहने लगी थी तो इसमें खुद के प्रतिरोध के ऊपर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 0.2 वोल्ट अगर ड्रॉप हुआ तो अब जो इन दोनों के टर्मिनल के ऊपर जब मैं वोल्ट मीटर से नाप रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे 9.8 वोल्ट ही आ रहा है। मुझे लग रहा था कि यार बैटरी तो 10 वोल्ट की थी, अभी 9.8 वोल्ट की दिखा रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई धारा नहीं पाता हूँ, यहाँ से कोई नेटवर्क रहता हूँ, फिर देखता हूँ चेक करता हूँ तो पता चलता है 9.8 वोल्ट ही आ रहा है। लेकिन जैसे एक परिपथ लगाता हूँ 10 वोल्ट ही आ रहा है, लेकिन जैसे परिपथ लगाता हूँ तो अब दिख रहा हूँ कि 9.8 वोल्ट आ रहा है, 9.8 वोल्ट आ रहा है। तो ये कम कैसे हो गया, तो उसका रीज़न हमने समझा कि अच्छा वो इसलिए कम हुआ होगा क्योंकि हमने इसका एक आंतरिक प्रतिरोध आर भी बनाया। तो ये है इसकी कहानी कि आंतरिक प्रतिरोध की। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। वो जो उसकी प्लेटें हैं सेल की, उनके बीच में दूरी कितनी है, दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उनका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ना अच्छी बात है या घटिया बात है, बताओ। सर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ना तो बेकार बात हो गई। क्यों बेकार बात हो गई? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपके जो बैटरी है उसका नाम भले 10 वोल्ट की बैटरी हो, लेकिन जैसे आप परिपथ में लगाओगे वो अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसके अंदर जो ओवरऑल टर्मिनल पे वोल्ट आएगा वो कम आएगा सर। वो 9.5 आएगा, 9.4 भी हो सकता है सर, क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है सर। तो धारा बातें पहले उसके ऊपर ज़्यादा ड्रॉप होगा, अपने अंदर ही ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, पर अगर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता किस लिए है? अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी आपने तो बढ़ जाएगा, इसलिए आप जितना हो सके उतना कम रखें, पास पास रखें। ये घोल द्वारा घेरे गए प्लेटों के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आपने अंदर रासायनिक ऊर्जा लगा के जो रासायनिक घोल बनाया तैयार किया है, वो उसने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है, उसने जितना क्षेत्रफल घेर रखा है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा उतना ही प्रतिरोध तुम्हारा कम होगा, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम चाहते हैं कि जो अंदर का जो रासायनिक घोल है वो पूरा का पूरा कवर कर ले, पूरा रासायनिक घोल भरा होना चाहिए। रासायनिक घोल जब धीरे धीरे समय के साथ कम होता है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ना शुरू होता है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ना शुरू होता है। तो इसलिए शुरुआत के अंदर आंतरिक प्रतिरोध कम मिलेगा। जो बैटरी होगी नई, तो उसके अंदर अगर वो 5 वोल्ट की बैटरी है तो 4.92 वोल्ट तक दे देगी, 4.94 वोल्ट तक दे देगी तुमको। लेकिन जो जो बैटरी पुरानी रखती है वो हो सकता है 4.8 वोल्ट देने लग जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि उसका जो रासायनिक घोल है वो प्लेटों से नीचे जाने लग जाएगा। ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। जो विद्युत अपघट्य आप ले रहे हैं उसकी सांद्रता अगर बढ़ती है तो उसका मान बढ़ जाता है इसमें। ये विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो प्लेटों के पदार्थ कौन सा लगा रखा है, उसके अंदर जो विद्युत अपघट्य आपने कौन सा लगा रखा है, उसकी सांद्रता कैसी है, उन सब पर निर्भर करता है। अगर वहाँ पे उसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और उसकी जो प्लेटों का पदार्थ किस तरह से है उसके हिसाब से प्रतिरोध अलग अलग आएगा। यानी कि हर एक का प्रतिरोध अलग अलग क्यों आ रहा है सर? अलग अलग आपका जो है उसके अंदर का पदार्थ अलग है, रासायनिक पदार्थ, उसकी वजह से उसका अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सर ये है आंतरिक प्रतिरोध के कारण। नाउ अब देखिए खास बात नोट लगा के, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत होता है, बल्कि सेल को उपयोग में लाते रहने पर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जनरली क्या होता है, एक नियत होता है। 0.2 ओम है, 0.3 ओम है, फिक्स है। पर अगर आप आज के महीने भर 2-3 महीने बाद रोजाना इसको यूज में लेते जाते हैं, यूज में लेते जाते हैं, तो प्रतिरोध बढ़ना शुरू होता है। क्यों बढ़ता है? मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो उसकी रासायनिक क्रिया जो थी, जो उसका घोल था, वो घोल धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब घोल कम होने लगता है तो उसकी प्लेटों के अंदर जो जितना उसने क्षेत्रफल घेर रखा था वो क्षेत्रफल कम होना शुरू होता है। उसकी वजह से जो उसका तुल्यांक प्रतिरोध आ रहा होता है वो कम हो रहा होता है। क्लियर बात समझ में आई आपको? ठीक है सर। सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो अब इसने बोला कि सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। देखिए इसने जो भी कुछ बता रखा है उसको अपन साइड में कर देते हैं, अपन अपनी वाली भाषा में बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि ये इसका विद्युत वाहक बल ई है, पर हमको पता है कि सर एक्चुअल में ये नहीं होता है। अंदर की कहानी ये है कि आपको लग रहा है कि सर ये जो है इसका ई विद्युत वाहक बल है, पर रियल में ये होता है कि इसके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध आर होगा और फिर ई आएगा। तो अब आप देखना कि आपको ई लग रहा है पर रियल में यहाँ पे जो विभवांतर आएगा टर्मिनल विल वो वी आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो वी है वो क्या है सर? वी है टर्मिनल विभवांतर। इन दोनों टर्मिनल पे ए से लेके बी तक के बीच में विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। अच्छा ई क्या है सर? ई सर विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। अच्छा आर क्या है? आर है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह से अगर ये है तो इनके बीच में क्या सर इक्वेशन है, क्या कहानी है, इनके बीच में संबंध क्या होगा? तो संबंध में लिख रहा हूँ सीधा कि जो v का मान है सर, v इक्वल टू होगा e माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। यहाँ से अगर धारा बहती है I, जैसे, और ये धारा किस पर निर्भर करती है? बाहर परिपथ कितना लगा रखा है। परिपथ में ज़्यादा प्रतिरोध है तो धारा कम बहेगी इसमें से, अगर कम प्रतिरोध है तो धारा ज़्यादा बहेगी। आप जानते हैं इस बात को, प्रतिरोध कम होंगे तो धारा ज़्यादा बहेगी। क्यों सर? विभवांतर अपन प्रतिरोध ही तो धारा होती है। तो अगर बाहर आपके पास प्रतिरोध जो है वो कम है तो धारा इससे ज़्यादा बहेगी, अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम बहेगी। धारा जैसे ही बहेगी, धारा इंटू उसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध, इतना विभव
कम आएगा, टर्मिनल पे वोल्टता जो आएगी, टर्मिनल की वोल्टता वो इसके विद्युत वाहक बल से इतनी कम कर देगी वो। तो ये इनके बीच में आपस में कनेक्शन होता है, ये इनके बीच का आपस का कनेक्शन है। क्लियर? ये है इनके बीच का आपस का कनेक्शन। अगर सर ये क्लियर है, देखिए इसे ई माइनस आई आर, तो बस फिर सारा काम हो गया सर। फिर तो सारा काम हो गया। आर वगैरह सबको देख लिया, वोल्टता वगैरह देख लिया आपने, तो ये सारी कहानी है। मतलब आप चाहे तो इसको देख लें, इनकी बातों को समझ लें। यहाँ पे विभव पतन की परिभाषा होती है आंतरिक जो उसके ऊपर ड्रॉप हुआ विभव, मतलब जो है आंतरिक विभव, वो है अगर Q इंटू वी, तो बाह्य जो है उसका विद्युत वाहक बल और आंतरिक में जो प्रतिरोध ड्रॉप हुआ, तो इसने बोला कि जो बाह्य है वो तो आपका सीधा सीधा ये ई है, और जो आंतरिक प्रतिरोध ड्रॉप हुआ वो है माइनस आई इंटू आर। तो आप देखेंगे पूरा जो वी निकल के आएगा वो ई माइनस आई इंटू आर आएगा। मतलब इसने समझाया है कुछ इस तरह से समीकरण को कि आपके पास जो बैटरी है उसने कितनी ऊर्जा खर्च की, ऊर्जा का मामला है सारा। तो आपका विद्युत वाहक बल से क्यों आवेश निकल रहा है, तो इतनी ऊर्जा उसने खर्च की। ये ऊर्जा एक तो उसके टर्मिनल पे जो विभव है उस पर निर्भर करती है, और साथ ही साथ उसके पास जो ड्रॉप हुआ है, विभव का पतन होगा, उसके ऊपर निर्भर करने वाली है। तो सर आप कह रहे हो कि इन दोनों के ऊपर निर्भर करने वाली है ये आवेश जो निकलेगा। एक तो उसका खुद का जो आंतरिक पतन हो रहा है डेल्टा वी वो, और साथ साथ जो उसके टर्मिनल पे वोल्ट आ रही है वो, इन दोनों के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर E इक्वल टू आएगा सर V प्लस सी, जो गया कितना गया I इंटू आर, जो वोल्ट की जो पतन हो रहा है वो कितना हो रहा है I इंटू आर। तो सर जो V आएगा वो आएगा E माइनस आई इंटू आर। मतलब कान को आप ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात बराबर है। आप कान को सीधा पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात बराबर है। तो सर ये कहानी हो गई। नाउ अब विद्युत सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। विद्युत सेलों के 3 प्रकार के संयोजित किया जा सकता है। जो बैटरी का संयोजन है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको अपन एक साथ बाद में देखते हैं। श्रेणी क्रम में सारी बैटरी लगी हुई तो क्या होगा, समानांतर क्रम में लगी हुई तो क्या होगा। और आपको बताता हूँ, आपको लग रहा है कि 5 वोल्ट 3 वोल्ट सब श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। आज के बाद कोई भी बैटरी है उसको आप उसके आंतरिक प्रतिरोध के साथ ध्यान रखेंगे। कोई भी बैटरी है तो उसका एक आंतरिक प्रतिरोध तो साथ में होगा ही। उससे आप सवाल करेंगे कि कोई भी बैटरी दी हुई, तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि अच्छा इसका सर एक आंतरिक प्रतिरोध भी होगा जो उसके साथ में लगा होगा, और फिर इसके बाद टोटल वोल्टता आएगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, हम नया टॉपिक कभी नहीं लेते हैं। हमने बस आज तक जो दिखा उसको आप अच्छे से समझ के आएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, टर्मिनल की वोल्टता क्या होती है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। जनरली मैं जब हम फैकल्टी की जो इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें भी मैं उनसे ये पूछता हूँ, ये सवाल तो जरूर पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताना कि ये विद्युत वाहक बल और जो टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर होता है, ये माइनस ही क्यों करते हैं, प्लस क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है सर, तो यहाँ पे आज की क्लास को फिनिश करते हैं। धन्यवाद।